हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विड अमोनिया में होने वाली केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो पहले डिस्कस करते हैं लिक्विड अमोनिया का इंट्रोडक्शन। तो देखिए, लिक्विड अमोनिया एक तरह का प्रोटोनिक सॉल्वेंट होता है। अब प्रोटोनिक सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आयोनाइजेशन होने पर यह प्रोटॉन डोनेट करता है। देखिए, NH3 का आयोनाइजेशन इस तरह से होता है, ये H+ और अमाइड आयन में डिसोसिएट हो जाता है। अब लिक्विड अमोनिया के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो -34 डिग्री सेल्सियस पर इसकी वैल्यू 22 होती है। अगर वाटर से इस वैल्यू को कंपेयर करें तो ये बहुत कम होती है। तो हम कह सकते हैं इसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम होने की वजह से इसकी आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने की एबिलिटी भी कम होती है। अब लिक्विड अमोनिया के लिए लिक्विड रेंज की बात करें तो -34 डिग्री सेल्सियस से लेकर -77 डिग्री सेल्सियस के बीच में अमोनिया लिक्विड फॉर्म में रहता है और इस रेंज के बीच में हम उसको लिक्विड फॉर्म में एज ए सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं लिक्विड अमोनिया में कौन कौन से सब्सटेंस सॉल्युबल होते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं आयनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो देखिए, अमोनियम सॉल्ट्स, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, साइनाइड्स, थायोसाइनेट्स, परक्लोरेट्स अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं। इसी तरह से ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स अमोनिया में इनसॉल्युबल होते हैं। इसी तरह से फ्लोराइड और क्लोराइड की बात करें तो ये अमोनिया में इनसॉल्युबल होते हैं। ब्रोमाइड्स लेस सॉल्युबल और आयोडाइड्स इजीली सॉल्युबल होते हैं। ये हो जाएगी मेटल हैलाइड्स की लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबिलिटी। अब देखिए, मेटल एमाइड्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ मेटल अमाइड्स लिक्विड अमोनिया में इनसॉल्युबल होते हैं। अब देखिए, कुछ मेटल्स जैसे निकल +2, Cu+2, जिंक+2 के जो सॉल्ट हैं वो लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके अमाइन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड अमोनिया में नॉन आयनिक कंपाउंड्स या कोवेलेंट कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो देखिए, हैलोजन कंपाउंड्स, अल्कोहल, कीटोन्स, एस्टर्स, ईथर्स, अमाइंस, फिनॉल और इनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं। इसी तरह से एल्केन्स की बात करें तो ये लिक्विड अमोनिया में इनसॉल्युबल होते हैं और एल्कीन्स और एल्काइंस लिक्विड अमोनिया में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। अब नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं। अब बात करते हैं एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो देखिए, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों ही लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं, बेरिलियम को छोड़कर। और एल्कली मेटल्स की जो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर हैं वो ये हो जाएगी, सीजियम सबसे ज्यादा सॉल्युबल और लिथियम सबसे कम सॉल्युबल। अब बात करते हैं एल्कली मेटल्स के लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहला पॉइंट हो जाएगा कलर ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए, एल्कली मेटल्स और लिक्विड अमोनिया के डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें तो वो डीप ब्लू कलर का होता है। अब अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो कलर डीप ब्लू से ब्रॉन्ज हो जाता है और फाइनली डिसअपीयर हो जाता है। अब देखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के ब्लू कलर की बात करें तो ये अमोनिएटेड कैटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अब यहाँ पर मेटल और अमोनिया के बीच रिएक्शन होती है तो ये कैटायन बनता है जिसको हम अमोनिएटेड कैटायन कहते हैं। और अमोनिया अगर फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करता है तो उससे बनता है अमोनिएटेड कैटायन और इन दोनों की वजह से डाइल्यूट सॉल्यूशन डीप ब्लू कलर शो करता है। अब देखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है और ये पैरामैग्नेटिक नेचर अनपेयर्ड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इसी तरह से अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करता है। अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो देखिए,
NH3 के मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज रहते हैं कि उनके बीच में कैविटीज होती है और इन कैविटीज की वजह से उस सॉल्यूशन की डेंसिटी कम रहती है। अब जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है वो इन कैविटीज में पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के एवोपरेशन की। तो देखिए, अगर इस डाइल्यूट सॉल्यूशन को एवोपरेट करते हैं तो जो एल्किली मेटल हमने लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व किया था वो वापस रिकवर हो जाता है, क्योंकि अमोनिया क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा और एल्किली मेटल पीछे बच जाएगा। अब बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो देखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन में अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और उसकी वजह से ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। मींस हम कह सकते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करता है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो एल्किली मेटल्स हैं उनका इलेक्ट्रॉन इन सब्सटेंस को रिड्यूस कर देता है और रिडक्शन से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब बात करते हैं लिक्विड NH3 के ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन। देखिए, लिक्विड NH3 तीन तरह से ऑटो आयोनाइजेशन शो करता है। पहली रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे और अमोनियम कैटायन और एमाइड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। अमोनियम कैटायन को हम सॉल्वेंट कैटायन या एसिड कैटायन भी कहते हैं। इसी तरह से एमाइड आयन को हम सॉल्वेंट एनायन या बेस आयन भी कहते हैं। देखिए, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में इस तरह से रिएक्शन होती है। पहले एक अमोनिया मॉलिक्यूल क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा और अमाइड आयन का फॉर्मेशन करेगा। फिर दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस प्रोटॉन या H+ को एक्सेप्ट करेगा और अमोनियम आयन या सॉल्वेंट कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। दूसरे तरीके में तीन अमोनिया के मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और अमोनियम कैटायन और इमाइड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। और तीसरे तरीके में चार अमोनिया के मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे और अमोनियम कैटायन और नाइट्राइड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं अमोनो एसिड और अमोनो बेस क्या होते हैं। तो देखिए, ऐसे कंपाउंड्स जो कि लिक्विड NH3 में NH4+ आयंस देते हैं उनको हम अमोनो एसिड्स कहते हैं। इसी तरह से ऐसे कंपाउंड्स जो कि लिक्विड NH3 में अमाइड आयन, इमाइड आयन या नाइट्राइड आयन देते हैं उनको हम अमोनो बेस कहते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड NH3 में होने वाली केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहली रिएक्शन है मेटाथेटिकल और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए, मेटाथेटिकल का मतलब होता है डबल डीकम्पोजिशन और इन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए, अगर अमोनियम क्लोराइड स्ट्रोंशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट और साथ में अमोनियम नाइट्रेट बनता है। यहाँ पर NH4Cl अमोनो एसिड हो जाएगा क्योंकि ये लिक्विड अमोनिया में NH4+ आयन देता है। ये हो जाएगी कुछ दूसरी रिएक्शंस जिसमें कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। अब लेते हैं सेकंड पॉइंट, एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ जिंक अमाइड इन लिक्विड NH3। तो देखिए, लिक्विड NH3 में जिंक अमाइड एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। अगर जिंक अमाइड की रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड के साथ होती है तो यहाँ पर ये बेस की तरह बिहेव करेगा, और अगर जिंक अमाइड की रिएक्शन सोडियम अमाइड के साथ होती है तो ये यहाँ पर एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब बात करते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की या सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन की। तो देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में NH4 कंटेनिंग कंपाउंड क्या करेगा, NH2, NH-2 या N-3 कंटेनिंग कंपाउंड के साथ कंबाइन होगा और सॉल्ट और सॉल्वेंट का फॉर्मेशन करेगा। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम अमाइड के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो इससे पोटेशियम क्लोराइड और अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर KCl हो जाएगा सॉल्ट और NH3 हो जाएगा सॉल्वेंट। अब देखिए, ये रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट होती है। पहले NH4Cl क्या करेगा, NH4+ आयन देगा, तो ये यहाँ पर
अमोनो एसिड की तरह बिहेव करेगा। फिर पोटेशियम अमाइड क्या करेगा, सॉल्वेंट का एनायन देगा, तो यहाँ पर ये अमोनो बेस की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पर सॉल्वेंट कैटायन और सॉल्वेंट एनायन कंबाइन होकर सॉल्वेंट के दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम सॉल्वेंट फॉर्मेशन को सेपरेटली देखना चाहें तो ये हो जाएगा सॉल्वेंट कैटायन और ये हो जाएगा सॉल्वेंट एनायन, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से दो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं अमोनेशन रिएक्शन या अमोनिएट्स का फॉर्मेशन। तो देखिए, ऐसी सॉल्वेशन रिएक्शंस जिसमें लिक्विड अमोनिया का यूज सॉल्वेंट की तरह होता है उनको हम अमोनेशन रिएक्शन कहते हैं, और इस केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में रिएक्शन होती है, और इन दोनों की रिएक्शन से जो एडिशन कंपाउंड बनता है उसको हम सॉल्वेट कहते हैं, और इस रिएक्शन में जो सॉल्वेट फॉर्मेशन होगा उसको हम अमोनिएट कहते हैं। अब देखिए, सॉल्यूट के साथ जब अमोनिया के मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में उसके साथ अटैच होते हैं, और सॉल्यूट और अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अमोनिएट्स बनता है उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अमोनिया क्या करता है, सॉल्यूट को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो ये हो जाएगा लुईस बेस, और सॉल्यूट यहाँ पर अमोनिया या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो ये हो जाएगा लुईस एसिड। ये हो जाएंगे कुछ एग्जाम्पल। देखिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पर सॉल्यूट है और इसकी रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ होती है तो ये प्रोडक्ट बनेगा, इसको हम सॉल्वेट या अमोनिएट्स कहते हैं, और ये दो अमोनिया के मॉलिक्यूल यहाँ पर क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं। इस तरह के कंपाउंड में अमोनिया क्या करता है, इस सॉल्यूट को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब बात करते हैं अमोनोलाइसिस या अमोनोलाइटिक रिएक्शन की। इसको हम सॉल्वोलाइसिस या सॉल्वोलाइटिक रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए, अगर हम सॉल्वेंट की जगह H2O यूज करते हैं तो उसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। इसी तरह से अगर हम सॉल्वेंट की जगह अमोनिया यूज करते हैं तो उसको हम अमोनोलाइसिस कहते हैं। अब इस तरह की रिएक्शन में क्या होता है, या तो सॉल्वेंट कैटायन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी या सॉल्वेंट एनायन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। ये हो जाएंगे कुछ ऐसी रिएक्शंस के एग्जाम्पल जिसमें कि सॉल्वेंट कैटायन या NH4+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। देखिए, अगर SnCl2 अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर स्टेनस अमाइड और NH4Cl का फॉर्मेशन होता है, तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें NH4+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ये हो जाएंगे कुछ और इस तरह की रिएक्शंस के एग्जाम्पल, और ये हो जाएगी कुछ रिएक्शंस जिसमें कि सॉल्वेंट कैटायन या अमाइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। देखिए, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें सॉल्वेंट एनायन या NH2- आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन की। तो देखिए, लिक्विड अमोनिया में कुछ मेटल के जो सॉल्ट्स हैं जैसे कि जिंक नाइट्रेट हो गया या एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, तो ये पोटेशियम अमाइड के एक्सेस अमाउंट की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, और उन कॉम्प्लेक्स को हम सॉल्युबल अमाइडो कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देखिए, यहाँ पर जिंक नाइट्रेट पोटेशियम अमाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और इसका अमाउंट एक्सेस में लिया गया है। यहाँ पर पोटेशियम अमाइड अमोनो बेस की तरह बिहेव करेगा, और ये दोनों कंबाइन होके सॉल्युबल अमाइडो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए, ये रिएक्शन इन फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहले जिंक नाइट्रेट और पोटेशियम अमाइड के बीच जब रिएक्शन होगी तो जिंक अमाइड का फॉर्मेशन होगा, और सेकंड स्टेप में ये जिंक अमाइड क्या करेगा, पोटेशियम अमाइड के एक्सेस अमाउंट से रिएक्शन करेगा और सॉल्युबल अमाइडो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। कंबाइंड फॉर्म में हम इस रिएक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। तो देखिए, लिक्विड अमोनिया
रेडॉक्स रिएक्शन के लिए मीडियम प्रोवाइड करवाता है और कुछ रिएक्शंस में लिक्विड अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। तो पहले हम ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें लिक्विड अमोनिया रेडॉक्स रिएक्शन के लिए सिर्फ मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है। तो यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम अमाइड के बीच में रिएक्शन हो रही है। तो देखिए यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम अमाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है और यहाँ पर खुद रिड्यूस हो रहा है। देखिए यहाँ पर Mn+7 में था, फिर ये जब रिड्यूस होगा तो +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा और पोटेशियम अमाइड में नाइट्रोजन -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में था। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। अब बात करते हैं ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन की जिनमें लिक्विड अमोनिया खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो देखिए यहाँ पर अमोनिया और ऑक्सीजन के बीच में प्लेटिनम की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज होकर +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पर रिड्यूस होकर -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। अब बात करते हैं ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन की जिसमें लिक्विड NH3 में जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, अमोनियम ब्रोमाइड को रिड्यूस करेगा और सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर सोडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से रिड्यूस होकर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। तो देखिए अगर हम लिक्विड NH3 की बात करें तो इसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होती है। तो ये क्या करता है, वीक एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो वहां से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। देखिए अगर अमोनिया की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ होती है तो अमोनिया क्या करेगा, एसिटिक एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और अमोनियम आयन और एसीटेट आयन का फॉर्मेशन करेगा। अब बात करते हैं पायरोलाइसिस की। तो देखिए इसमें इस तरह की रिएक्शन आएगी जिसमें अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। देखिए अगर NH3 की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। इसी तरह से NH3 एसिटिक एसिड से भी एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन बनाएगा। और इन सारी रिएक्शन में देखिए अमोनिया क्या कर रहा है, इन सारे कंपाउंड से एक एक H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है और अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। अब इन सारी रिएक्शंस को देखें तो लिक्विड अमोनिया क्या कर रहा है, सबसे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये सारे सब्सटेंस जो कि लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहे हैं वो लिक्विड अमोनिया को प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ये सारे सब्सटेंस यहाँ पर एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब बात करते हैं लिक्विड अमोनिया को जब हम सॉल्वेंट की तरह यूज करेंगे तो उसके एडवांटेज क्या है। देखिए अगर हम लिक्विड अमोनिया में एल्कली मेटल्स का सॉल्यूशन बनाते हैं और उस सॉल्यूशन से लिक्विड अमोनिया को एवोपरेट करते हैं तो उस केस में हम एल्कली मेटल्स को रिकवर कर सकते हैं। इसी तरह से एल्कली मेटल्स और लिक्विड अमोनिया के सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें फ्री अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है और उस वजह से ये सॉल्यूशन कंडक्टिविटी शो करता है। इसके अलावा अगर हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करें तो ये मेटेलिक हैलाइड्स, सल्फाइड्स, एल्कोलेट्स, अमाइड्स, इमाइड्स, नाइट्राइड्स एटसेट्रा को प्रेसिपिटेट करने में भी यूज होती हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड NH3 एज सॉल्वेंट के बारे में। तो देखिए सबसे पहला डिसएडवांटेज हो जाएगा जब लिक्विड अमोनिया को हम एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर नेसेसरी होता है। हम नॉर्मल टेम्परेचर पर अमोनिया को एज ए सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते। इसमें देखिए लिक्विड अमोनिया हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है,
मीन्स वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है। तो इसकी प्रेजेंस में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको सील ट्यूब में प्रोसीड करवाना होता है। अब देखिए लिक्विड अमोनिया की ऑर्डर ऑफेंसिव होती है, तो इसको यूज करने के लिए हमें स्पेशल टेक्निक की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हो गया लिक्विड अमोनिया के बारे में।